बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भाई आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सेंट टेक्स्ट बुक बोर्ड फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 10 सोल्यूशन एंड कोलॉइड्स का पार्ट 9 हम करने जा रहे हैं, राउल्ट्स लॉ। अब इनका नाम तो हो सकता है किसी और तरीके से प्रोनाउंस होता हो, लेकिन बहरहाल हमें तो राउल्ट्स ही लग रहा है। ये पार्ट 9 है, इसको देख लेते हैं। राउल्ट्स लॉ में राउल्ट साहब क्या कह रहे हैं, फिर इसकी डेरिवेशन देखेंगे। 3 फॉर्म्स हैं इसकी, उनको भी देखेंगे, उनके फार्मूलाज भी देखेंगे और इनकी एप्लीकेशंस भी देखेंगे। ठीक है भाई, कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना। राउल्ट्स लॉ, राउल्ट्स तो नाम आ गया, लॉ का मतलब स्टेटमेंट, बयान, मतलब उनकी कोई बातचीत, उन्होंने कुछ बोला है। ठीक है, क्या बोला उन्होंने ये बात बताई है वेपर प्रेशर के हवाले से। एक बीकर है, ठीक है, सील्ड है, बिल्कुल बंद है, खुला हुआ नहीं है, सील्ड बीकर है। इसके अंदर आप पानी ले लीजिए, क्या होगा? पानी जो आपको लिक्विड नज़र आ रहा है, लिक्विड, इसके वेपर्स बनना शुरू हो जाएंगे। ये वेपर्स हैं क्या ये गैस है? नहीं भाई, ये गैस नहीं है। पहली बात तो ये समझ लीजिए। इनको आसान लफ्ज़ों में आप कह लीजिए ड्रॉपलेट्स। ड्रॉपलेट्स का मतलब होता है नन्हे नन्हे कतरे, छोटे छोटे कतरे, माइक्रोस्कोपिक। ये इतने छोटे होते हैं कि आपको अपनी आँख से नज़र नहीं आते। ये माइक्रोस्कोप से नज़र आएंगे, आपको मैग्नीफाइंग ग्लास से नज़र आएंगे। ठीक है, ये ड्रॉपलेट्स। अच्छा, ये बनते कहाँ हैं? ये पानी की, ये लिक्विड की सरफेस पे बनते हैं। कहाँ बनते हैं? सरफेस पे बनते हैं। कब बनते हैं? चेंज इन टेम्परेचर की वजह से। सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है, गर्मी ज़्यादा बढ़ेगी तो उस गर्मी का इफ़ेक्ट यहाँ पर पड़ेगा, इस कंटेनर के ऊपर। इस कंटेनर से वो गर्मी पहुँचेगी इस लिक्विड के पास, और इस लिक्विड के जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं, जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं, ये वाले जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं, ये 2 2 4 4 8 8 मॉलिक्यूल्स जो हैं, ग्रुप की शक्ल में यहाँ से निकलेंगे, ग्रुप की शक्ल में यहाँ से निकलेंगे। ठीक है, 4 मॉलिक्यूल्स का एक ग्रुप हो सकता है, 5 मॉलिक्यूल्स का एक ग्रुप हो सकता है, 6 मॉलिक्यूल्स का एक ग्रुप हो सकता है। तो अब ये जो, लेकिन ये जो ग्रुप की शक्ल में मॉलिक्यूल्स निकल रहे हैं, ये क्या हैं? इनको हम कहते हैं वेपर्स। इस लिक्विड में और इस वेपर में फ़र्क क्या है, इसको समझ लीजिए। कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ इतना फ़र्क है कि ये लिक्विड जो है, यहाँ पर आपको लिक्विड की शक्ल में नज़र आ रहा है, हिलता हुआ, बहता हुआ। ये वो लिक्विड है जो उड़ता हुआ आपको नज़र आ रहा है। ये बह क्यों रहा है? क्योंकि ये जो है हैवी है, इसका वज़न ज़्यादा है। यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पर इस लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं, इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये मॉलिक्यूल्स आपस में जकड़े हुए हैं। लेकिन इस लिक्विड के ये सरफेस के मॉलिक्यूल्स जो हैं, ये इतने ज़्यादा जकड़े हुए नहीं हैं आपस में, ये इतने ज़्यादा ग्रिप इन्होंने आपस में नहीं की हुई। ठीक है, क्योंकि अगर टॉप वाले मॉलिक्यूल्स को आप देखेंगे तो इसके लेफ़्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, डाउनवर्ड साइड, 3 साइड्स पे मॉलिक्यूल मौजूद हैं। यानी कि इस एक मॉलिक्यूल को अगर आप देखेंगे तो इसके यहाँ पर भी एक मॉलिक्यूल है, यहाँ पर भी एक मॉलिक्यूल है। मतलब राइट हैंड साइड पे भी एक मॉलिक्यूल ये रहा, लेफ़्ट हैंड साइड पे भी एक मॉलिक्यूल ये रहा, और नीचे भी एक मॉलिक्यूल होगा। लेकिन ऊपर वाली जगह जो है इसकी खाली होगी, ऊपर की साइड पे तो कोई भी नहीं होगा ना भाई, सरफेस के मॉलिक्यूल हैं। ज़रा बात को समझिएगा। तो यहाँ को अगर मैं यहाँ बनाऊँ तो ये वाला जो सरफेस का मॉलिक्यूल है, इसके यहाँ भी एक मॉलिक्यूल है, यहाँ भी एक मॉलिक्यूल है, इसके नीचे भी मॉलिक्यूल है। तो यहाँ से भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये जकड़ा हुआ है, यहाँ से भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ दिस मॉलिक्यूल
ये जकड़ा हुआ है, और नीचे से भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये जकड़ा हुआ है। लेकिन जो ऊपर वाली साइड है, यहाँ क्योंकि कोई मॉलिक्यूल नहीं है, सरफेस के हैं ना, इसलिए ऊपर वाली साइड इसकी वीक होगी। अब ये वाले मॉलिक्यूल को ले लें, तो ये मॉलिक्यूल, इसके यहाँ पर भी मॉलिक्यूल है, यहाँ पर भी मॉलिक्यूल है, और नीचे भी मॉलिक्यूल है। इस मॉलिक्यूल को अगर देखेंगे तो इसकी राइट हैंड साइड पे भी मॉलिक्यूल है, लेफ्ट हैंड साइड पे भी मॉलिक्यूल है, नीचे भी मॉलिक्यूल है, ऊपर भी मॉलिक्यूल है। तो ये वाला जो मॉलिक्यूल है, चार तरफ से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसको लग रही होगी, चारों तरफ से ये बंधा हुआ होगा, क्योंकि चारों तरफ इसकी मॉलिक्यूल मौजूद हैं। तो एज़ कम्पेयर टू दिस, ये वाला जो मॉलिक्यूल है ये फर्म होगा, मजबूत होगा, ये जुड़ा हुआ होगा और इस लिक्विड का हिस्सा होगा। लेकिन ये सरफेस के मॉलिक्यूल हैं, ये बेचारे तीन साइड से तो ग्रिप किए हुए हैं, लेकिन ऊपर वाली साइड से अच्छी ग्रिप नहीं है। इसीलिए सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है, जब वो बढ़ता है, वही टेम्परेचर, उसी की हीट इस कंटेनर को मिलती है। इसी कंटेनर से आगे जो है अंदर इस लिक्विड के पास जाती है, और इस लिक्विड में जाने के बाद इन मॉलिक्यूल्स के पास जाती है जो सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स हैं, और इन सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी में इजाफा होता है। ये इतने एनर्जेटिक हो जाते हैं कि अब ये इस सरफेस से निकल सकते हैं, और ये सरफेस के मॉलिक्यूल्स 2-2, 3-3, 4-4 का ग्रुप बना के ऐसे निकल रहे होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, इनको वेपर्स कहते हैं। समझ में आ रही है बात? इनको वेपर्स कहा जाता है। अब ये वेपर्स जो यहाँ पर निकल रहे हैं, इधर आ रहे हैं, इधर आ रहे हैं, इधर आ रहे हैं, आपने ये कंटेनर बंद करके रखा हुआ है, ठीक है, तो क्या होगा, डेफिनेटली इनको निकलने की तो जगह मिलेगी नहीं। ये ऊपर जाएंगे, इस ढक्कन से टकराएंगे, और ढक्कन से टकराने के बाद यहाँ पर जमा हो के क्या होगा, दोबारा कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे वेपर से लिक्विड में, और वेपर से लिक्विड में कन्वर्ट होके दोबारा ये इस पानी का हिस्सा, इस लिक्विड का हिस्सा बनना शुरू हो जाएंगे। शुरू में तो ये होगा कि चलता रहेगा मामला, चलता रहेगा, वेपर्स जो हैं उनकी तादाद कम होगी, और ये जो लिक्विड है नीचे, इसकी तादाद ज़्यादा होगी। लेकिन कुछ टाइम बाद जब ये काम मुस्तकिल होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा, ठीक है, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जितने वेपर्स यहाँ से निकल रहे हैं ना सरफेस से, उतने ही वेपर्स दोबारा सरफेस से लिक्विड का हिस्सा बन रहे हैं। जी, ऐसा एक टाइम आएगा थोड़े टाइम बाद, इसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाएगा। मतलब अगर यहाँ से 50 मॉलिक्यूल वेपर्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो इस एरिया में जितने 50 मॉलिक्यूल हैं वो दोबारा लिक्विड वाटर में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो गया है। समझ में आ गई बात? तो 50-50 का गेम हो गया। अभी 50 मॉलिक्यूल वेपर्स बन रहे हैं और 50 वेपर्स लिक्विड बन रहे हैं, इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो गया। तो ये कहानी सारी की सारी जो मैंने आपको बताई, लिक्विड्स के हवाले से बताई, वेपर्स के हवाले से बताई, वेपर्स क्या होते हैं, और इक्विलिब्रियम का मैंने आपको बताया कि इक्विलिब्रियम इनके दरमियान इस्टेब्लिश हो जाएगा थोड़े टाइम बाद। ये इक्विलिब्रियम भी आपको समझ में आ गया। अब इससे आगे चलते हैं। ये इक्विलिब्रियम तो इस्टेब्लिश हो गया, वेपर्स की भी मैंने आपको असल कहानी बता दी, ये वेपर्स असल में होते क्या हैं। अब ये इक्विलिब्रियम जब इस्टेब्लिश हो गया तो मुस्तकिल ये सब काम हो रहा है। अब चलते हैं, वेपर तो हो गया, प्रेशर क्या होता है? प्रेशर वो फोर्स जो कि एरिया पे लगे। एरिया किसको कहा जाता है? एरिया का मतलब होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। जैसे कि इस बोर्ड के अगर मैं एरिया की बात करूं तो आप क्या करेंगे, इसकी लंबाई लेंगे और इसकी चौड़ाई लेंगे, इसकी लेंथ लेंगे और इसकी ब्रेड्थ लेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो उर्फ़ आम में अगर कहा जाए तो एरिया ऐसे ही सरफेस को कहा जाता है। सरफेसिस जो हैं उनका एरिया मेजर किया जाता है। जैसे कि इस बोर्ड की सरफेस ये है, तो ये जो वेपर है ये एनर्जेटिक है, इसके अंदर एनर्जी है, और जिस चीज़ के अंदर एनर्जी हो वो क्या लगा सकती है? वो फोर्स लगा सकती है। तो वो फोर्स जो कि एरिया पे लगे बैक वक्त, वो फोर्स जो कि एरिया पे लगे बैक वक्त, यानी कि लंबाई पे भी चौड़ाई पे भी एट द सेम टाइम लगे। जैसे कि ये मैं अपने थंब से फोर्स लगा रहा हूँ इस कैप के ऊपर, इसकी सरफेस देख लें आप, तो अब मैं थंब से जो अपने फोर्स लगा रहा हूँ ये प्रेशर लगा रहा हूँ,
क्यों इस फोर्स को प्रेशर का नाम दे रहा हूँ? क्योंकि इसकी सरफेस है। जो मैं फोर्स लगा रहा हूँ वो लंबाई चौड़ाई दोनों पे बैक वक्त लग रही है, एट द सेम टाइम। तो ऐसी फोर्स जो कि एरिया पे लगे उसको प्रेशर कहा जाता है। और यहाँ पे जो वेपर हैं, वेपर्स की भी सरफेस तो होगी ना, ठीक है। अब ये वेपर्स जो हैं ये भी क्या करेंगे, ये दूसरे वेपर्स से भी टकराएंगे और कंटेनर की दीवारों से भी टकराएंगे और इस ढक्कन से भी टकराएंगे और वापस आने के बाद इस लिक्विड की सरफेस से भी टकराएंगे। एक बात आप मेरी हमेशा याद रखिएगा, जब भी कोई दो चीज़ें आपस में कोलाइड टकराव करती हैं ना, टकराती हैं, तो असल में उनकी सरफेसेस टकराती हैं। ये बात जहन में रखिएगा। ये जो वेपर है ये जब टकराएगा इस ढक्कन से तो इस ढक्कन की सरफेस से टकराएगा। सरफेस की बात करेंगे तो एरिया की करेंगे, और जब इस ढक्कन का एरिया है, इसकी सरफेस है, इसकी लंबाई और चौड़ाई है, और ये वेपर जो है इसकी भी सरफेस है, इसकी भी लंबाई और चौड़ाई है, तो जब ये वेपर इस पर फोर्स लगाएगा तो असल में सरफेस सरफेस से टकराएगी, लंबाई ज़रब चौड़ाई, लंबाई ज़रब चौड़ाई से टकराएगी, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ से टकराएगी। समझ में आ रही है बात आपको? ये जो यहाँ की दीवार है इसकी भी लंबाई और चौड़ाई होगी। हर सरफेस की कोई भी ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से जब टकराएगा तो असल में वो एरियाज़ ही टकराते हैं आपस में। तो यहाँ लगाएगा, यहाँ भी प्रेशर लगाएगा, ये वेपर यहाँ से टकराएगा, यहाँ भी प्रेशर एक्सर्ट करेगा, नीचे इस सरफेस से करेगा, वाटर लिक्विड की सरफेस से, यहाँ भी ये प्रेशर लगाएगा। समझ आ गई बात? तो ये हो गया वेपर प्रेशर। वो प्रेशर जो कि वेपर्स लगा रहे हैं, वो प्रेशर जो कि वेपर्स लगा रहे हैं। अब थोड़ा सा पीछे चलिए, अभी मैंने आपको इक्विलिब्रियम का एक कॉन्सेप्ट दिया था, ठीक है। इक्विलिब्रियम मैंने आपको कहा था वो स्टेट है जिसके अंदर हमारे पास जितने वेपर्स जो हैं, जितना लिक्विड है या जितना सरफेस का लिक्विड है वो वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है, उतना ही वेपर्स जो हैं दोबारा लिक्विड में कन्वर्ट हो रहे हैं। मैंने कहा था ना कि इक्विलिब्रियम जब इस्टेब्लिश हो जाएगा, हम जो नॉर्मली वेपर प्रेशर लेते हैं ना वेपर्स का, ठीक है, वो हम जब का लेते हैं जब इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो चुका होता है। समझ में आ रही है बात आपको? ये बुनियादी चीज़ें आपके लिए समझना ज़रूरी है, तभी आपको ये राउल्ट्स लॉ जो है समझ में आएगा कि राउल्ट साहब आपको कहना क्या चाहते हैं, ठीक है। तो क्विक रिव्यू दोबारा से कर लें। मैंने आपको इतना बताया है कि ये राउल्ट्स लॉ कह रहे हैं कि अभी तो इन्होंने जो बोला वो मैंने बताया नहीं, कि आप अगर एक कंटेनर लें और उसको सील्ड हो, उसमें एक लिक्विड मौजूद है, ठीक है, मिसाल के तौर पे पानी मौजूद है, तो सराउंडिंग के टेम्परेचर चेंजिंग की वजह से उस टेम्परेचर का इफ़ेक्ट इस पर पड़ेगा। इस लिक्विड के सरफेस के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो स्केप होंगे, यहाँ से निकलेंगे 2-2 4-4 के पैकेट की शक्ल में, जिसको हम वेपर कहते हैं। वही वेपर्स यहाँ से टकराएंगे, यहाँ से टकराएंगे, यहाँ से टकराएंगे, आपस में टकराएंगे, और जो फोर्स लगाएंगे इनकी सरफेसिस के ऊपर, ये फोर्स इनकी वेपर्स की वेपर प्रेशर कहलाएगी। और फिर मैंने आपको बताया कि थोड़े टाइम बाद इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाएगा, और जितने लिक्विड से वेपर्स बनेंगे उतने ही वेपर्स से लिक्विड बनेंगे, क्योंकि जैसे जैसे टाइम पास होता रहेगा, शुरू में 2 वेपर बने थे, फिर 4 वेपर बनने शुरू होंगे, फिर 8 वेपर बनने शुरू होंगे, फिर 16 वेपर्स बनने शुरू होंगे, तो ये तादाद बढ़ती चली जाएगी। याद रहे, मैंने सल्यूशन की बात नहीं की, मैंने ये नहीं कहा कि ये सल्यूशन है ना, मैंने सल्यूशन की बात नहीं की। अब मैं सल्यूशन की बात करूँगा। अब इसका जो वेपर प्रेशर है इस वक्त, इस वाटर का, इसको हम सपोज करते हैं ये वाटर है, और इसका जो वेपर प्रेशर है, प्रेशर को हम किसके अंदर लेते हैं? न्यूटन। फोर्स का यूनिट आपको पता है न्यूटन है, ठीक है। और एरिया जो है, एरिया को हम स्क्वायर किलोमीटर में भी लेते हैं, स्क्वायर मीटर में भी लेते हैं, स्क्वायर मीटर ले लेते हैं, स्क्वायर मीटर। तो ये कहलाता है न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। इसी को हम यूँ भी लिखते हैं, न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। ये जनरल यूनिट है प्रेशर का, जो मैंने इसी फार्मूले से बनाया है, भी जनरल फार्मूला है प्रेशर का। और भी प्रेशर के आपने जो है वो सुने होंगे यूनिट्स जो हैं बहुत सारे। प्रेशर का यूनिट जो है पास्कल भी है, प्रेशर का यूनिट जो है टॉर भी है, प्रेशर का यूनिट जो है
एटमॉस्फेयर भी है, प्रेशर का यूनिट जो है वो बार भी है, ठीक है, और भी यूनिट्स हैं प्रेशर की। PSI पाउंड पर स्क्वायर इंच, ये भी प्रेशर का ही यूनिट है। तो बहरहाल अब ये राउल्ट्स लॉ जो है इसके बारे में बात करें। अब ये जो हमने लिया है, मैं कह रहा था ये हमने लिक्विड लिया है, सॉल्यूशन नहीं लिया। अब हम इसको सॉल्यूशन बनाएंगे। आपको पता है कि सॉल्यूशन जो भी होता है वो असल में क्या होता है, सॉल्यूशन सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, इसका इज्तमा होता है। कलेक्शन, सॉल्यूशन इज एक्चुअली द कलेक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्वेंट यहाँ पर H2O वाटर हो गया, सॉल्यूट हम इसके अंदर अब ये सोडियम क्लोराइड जो है वो डाल देते हैं। मिसाल के तौर पर सोडियम क्लोराइड हमने सॉल्यूट इसमें डाल दिया, या हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो डाल दें, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये मिसाल भी वैसे सही नहीं है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है इसको भी नहीं लेना चाहिए। उसकी वजह है, अभी जब मैं इसका लॉ आपको लिखूंगा यहाँ पे, राउल्ट्स लॉ, तो फिर ये आपको समझ में आएगा। अच्छा बहरहाल, तो मैं ये बात कर रहा था, अब हम इसको सॉल्यूशन जो है वो बना देते हैं। सॉल्यूशन बनाने के लिए अब इसमें हम क्या डाल देंगे, इसमें हम सॉल्यूट डाल देंगे, सॉल्यूट डाल देंगे। याद रहे ये जो सॉल्यूट हम इसके अंदर डाल रहे हैं ये जो है वो नॉन वॉलेटाइल है, नॉन वॉलेटाइल। वॉलेटाइल किसको कहते हैं और नॉन वॉलेटाइल किसको कहते हैं? बड़ी आसान सी बात है। वॉलेटाइल उसको कहते हैं जिसके वेपर्स बनते हैं, और नॉन वॉलेटाइल उसको कहते हैं जिसके वेपर्स नहीं बनते। आप पानी के अंदर नमक को ऐड कर दें तो आप क्या होगा, आप उस गिलास को छोड़ दें थोड़ी देर के लिए, क्या होगा आखिर में वो जितना पानी है वो तो वेपराइज होता रहेगा, होता रहेगा। एक दिन के लिए उस पानी को आप छोड़ दें, एक गिलास पानी में सॉल्ट जो है वो 2-3 चम्मच डाल के डिज़ोल्व करके आप रख दें उसको। 1-2 दिन बाद आप देखेंगे, 1 दिन बाद या 2 दिन बाद जैसा टेम्परेचर है उसके हिसाब से, तो आप देखेंगे धीरे धीरे वो पानी एवापोरेट होना शुरू हो जाएगा, वेपर्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। और जब सारा वाटर जो है वो वेपराइज हो जाएगा, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, तो आपको उस गिलास की डेप्थ में वो सारा सॉल्ट मिल जाएगा। 2 चम्मच, 2.5 चम्मच, 3 चम्मच, जितना आपने सॉल्ट डिज़ोल्व किया था ना, सब का सब आपको मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि सॉल्ट नॉन वॉलेटाइल है, वो वेपराइज नहीं हो सकता। वेपर्स वेपराइज होते हैं लिक्विड्स। आपने जो चीज़ डिज़ोल्व की थी सॉल्यूट, वो सॉल्ट था, वो सॉलिड था। समझ में आ गई बात? तो यहाँ पर सॉल्यूट जो है वो नॉन वॉलेटाइल होना चाहिए। सॉल्वेंट जो है ये वॉलेटाइल होगा, सॉल्वेंट जो है ये वॉलेटाइल होगा, यानी कि इसके वेपर्स तो बनेंगे। अब यहाँ पर हम जो 2 केसेस ले लेते हैं। पहला केस ये है जिसके अंदर अभी हमने सोल्यूशन नहीं मिला है, इसमें हमने कोई सॉल्यूट नहीं डाला सिर्फ। तो फिर इसके अंदर हम देख रहे हैं केस 1 के अंदर, केस 1 अभी जो वेपर प्रेशर हमने देखा है, अभी जो हमने वेपर प्रेशर देखा है, मिसाल के तौर पर वो 10 है, 10। अभी केस 1 में आपने सॉल्यूट नहीं डाला, ठीक है, अभी सॉल्वेंट ही है सिर्फ, ये सिर्फ पानी है। और केस 1 मैंने इसको कह दिया इसका वेपर प्रेशर है 10। अब जब आपने इसमें केस 2 हम लेते हैं, इसके अंदर आप क्या कर रहे हैं, इसमें आप सॉल्यूट डाल रहे हैं, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट आपने इसमें डाल दिया, सॉल्यूशन इसको बना दिया। अब आपने चेक किया तो वेपर प्रेशर जो है वो क्या हो गया, वो 8 हो गया। वेपर प्रेशर पे फ़र्क पड़ गया। मतलब पहले जितने वेपर्स बन रहे थे, भाई जितने ज़्यादा वेपर्स बनेंगे उतना ज़्यादा वेपर प्रेशर होगा ना, जितने कम वेपर्स बनेंगे उतना कम वेपर प्रेशर होगा। तो यहाँ पर यही राउल्ट्स ने नोट की बात, उसने बोला कि अकेला अगर कोई सॉल्वेंट है, कोई लिक्विड है, वो जितना वेपर प्रेशर बना रहा है, अगर उसी सॉल्वेंट के अंदर, उसी लिक्विड के अंदर हम कोई सॉल्यूट डाल देते हैं जो कि नॉन वॉलेटाइल है, तो इससे क्या होगा, इससे फ़र्क पड़ जाएगा। इससे फ़र्क पड़ जाएगा उस सॉल्वेंट की इस क्वालिटी के ऊपर। किसके ऊपर? वेपर प्रेशर के ऊपर। जितने वेपर वो बना रहा था, अब वो उतने वेपर नहीं बना रहा, ठीक है। उसकी वजह से क्या हुआ, वेपर प्रेशर पे फ़र्क पड़ गया। पहले वेपर प्रेशर जो है 10 आ रहा था, अब वेपर प्रेशर जो है वो 8 आ रहा है। इसका मतलब कम वेपर्स बन रहे हैं,
क्यों बन रहे हैं? उसकी वजह ये है कि अब आपने इसको सोल्यूशन बना दिया है, इसमें आपने एक सॉल्यूट डाल दिया है जो कि सॉल्यूट नॉन वॉलेटाइल है, और ये नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट जो है ये रुकावट पैदा कर रहा है, टेंशन पैदा कर रहा है, ठीक है, हाइंड्रेंस क्रिएट कर रहा है किसके अंदर? वेपर प्रेशर के अंदर। और यही है राउल्ट्स लॉ, यही है राउल्ट्स लॉ। इसको अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लें। राउल्ट यही बात करता है, वो बोलता है कि भाई अगर सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को हम देखेंगे और अलोन सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर को देखेंगे तो इसमें फ़र्क है। सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होगा। उसके पीछे वजह क्या है? क्योंकि सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट आ चुका है, और सॉल्यूट क्योंकि बज़ाते ख़ुद नॉन वॉलेटाइल है तो ये टेंशन क्रिएट करेगा यहाँ पर। अब वही लिक्विड जो कि अब सॉल्वेंट बन चुका है सॉल्यूशन की शक्ल में, अब वो इतना वेपर प्रेशर डेवलप नहीं कर पाएगा। यही राउल्ट्स लॉ है। अब इसको लिख लेते हैं हम यहाँ पर, इसकी स्टेटमेंट जो कि बुक के अंदर लिखी हुई है, फिर इसकी डेरिवेशन की तरफ चलेंगे। क्या कह रहा है यहाँ पे? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, स्टेटमेंट इसकी लिख लीजिए। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा, आगे ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, इन विच सॉल्यूट इज नॉन वॉलेटाइल, इन विच सॉल्यूट इज नॉन वॉलेटाइल and solvent is volatile, and solvent is volatile. Vapor pressure of solution bracket में in which solute is non volatile and solvent is volatile is directly proportional, is directly proportional to the mole fraction of solvent, to the mole fraction of solvent। क्या बात कर रहा है? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। गड़बड़ मत कीजिएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। इसका क्या मतलब हुआ? जितना ज़्यादा सॉल्वेंट के मोल्स की तादाद होगी उतना ही ज़्यादा वेपर प्रेशर होगा सॉल्यूशन का। क्या कहा राउल्ट्स ने? कि सॉल्यूशन का अगर वेपर प्रेशर लेना तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर देखने के लिए क्या करना है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के मोल्स की, जितने ज़्यादा सॉल्वेंट के मोल्स की तादाद होगी उतना ही ज़्यादा वेपर प्रेशर होगा सॉल्यूशन का। सॉल्यूशन की बात कर रहा है वो, सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर की बात नहीं कर रहा, सॉल्यूशन की बात कर रहा है। ठीक है, तो अगर एक सॉल्यूशन आपने बनाया है, आप चाहते हैं कि इस सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो बढ़ जाए, क्योंकि सॉल्यूशन बनाया है तो उसमें सॉल्यूट मौजूद है, वो डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है, तो आप क्या करें भाई? आप सॉल्वेंट की मिकदार बढ़ा दें। सॉल्वेंट की मिकदार बढ़ाने का मतलब सॉल्वेंट के मोल्स बढ़ जाएंगे, सॉल्वेंट के मोल्स बढ़ेंगे मतलब सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन भी बढ़ जाएगा, और सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन जब बढ़ेगा ऑटोमेटिकली वेपर प्रेशर भी बढ़ जाएगा सॉल्यूशन का। यही है राउल्ट्स लॉ। ठीक है भाई, इसको अगर मैं इन शॉर्ट बिल्कुल छोटा सा करके यहाँ पे लिखूँ, वेपर प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। याद रखने के लिए देखिए, लेकिन यहाँ पर ये दो कंडीशंस को मत भूलिएगा, दो शर्तें जो उसने बताई हैं कि सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट होगा, सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट होगा वो नॉन वॉलेटाइल होना चाहिए, ये शर्त है, और सॉल्वेंट जो होगा वो वॉलेटाइल होना चाहिए, ये शर्त है। ये ब्रैकेट में शर्तें लिखी हुई हैं, आप चाहें तो भले ब्रैकेट ना लगाएं, ठीक है, बल्कि ना ही लगाइएगा। ये तो मैंने खुद ब्रैकेट लगा दिया ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। ठीक है भाई, अब आगे चलते हैं इसकी मैथमेटिकली हम इसको कैसे लिख सकते हैं। अब इसकी डेरिवेशन, तीन फॉर्म्स जो हैं राउल्ट्स लॉ की आपको मिलेंगी। फर्स्ट फॉर्म
मैं आपको बता दूं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ राउट्स लॉ मैथमेटिकली फर्स्ट फॉर्म, हेडिंग डाल लें, फर्स्ट फॉर्म ऑफ राउट्स लॉ, राउट्स लॉ, राउल्ट यही कहता है ना कि वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। इसी को वो इस तरह से लिखता है, ये P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x1, ठीक है। मतलब P किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मैं साइड में यहाँ पे लिख रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। ये है वेपर प्रेशर के लिए Vp लिख लूँ यार, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, और ये क्या होगा, ये अभी आएगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, और ये क्या है x1, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। इसको एक साइड पे करके आप लिख लें क्योंकि ये बार बार आएगा, नहीं तो आप भूल जाएंगे। तीनों फॉर्म्स में इसकी बार बार ज़रूरत पड़ेगी। P जो है वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, P0 जो है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, और x1 जो है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है भाई। तो यहाँ ये साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी ख़त्म करूँगा, इक्वल का साइन आ जाएगा, ये आ गया वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, और ये x1। ये है आपके पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ राउल्ट्स लॉ, फर्स्ट फॉर्म ऑफ राउल्ट्स लॉ, ठीक है भाई। अब ज़रा राउल्ट्स लॉ की सेकंड फॉर्म देख लीजिए, सेकंड फॉर्म ऑफ राउल्ट्स लॉ, सेकंड फॉर्म ऑफ राउल्ट्स लॉ, मतलब राउल्ट्स लॉ को आप इस तरह भी कह सकते हैं कि द लोअरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर। हाँ, अब अगर वेपर प्रेशर को इस तरह से भी तो कह सकते हैं हम ये कह रहे हैं फर्स्ट फॉर्म में, हम क्या बात कर रहे हैं, फर्स्ट स्टेटमेंट में हम ये कह रहे हैं वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट। मतलब सोल्यूशन का वेपर प्रेशर अगर बढ़ाना चाहते हैं तो सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन यानी कि सॉल्वेंट के मोल्स में आप इजाफा कर दें। इसको मैं इस तरह से भी तो कह सकता हूँ। दूसरा, लोअरिंग द, यहाँ पर आया राउल्ट्स लॉ, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सेकंड फॉर्म क्या है, नोट कर लें, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, is directly proportional to mole fraction of solute, to mole fraction of solute। तो ये भी राउल्ट्स लॉ ही है, ठीक है। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब ये कि वेपर प्रेशर में कमी, मेरे अल्फाजों पे ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या कहा, वेपर प्रेशर में कमी। अगर वेपर प्रेशर में कमी को आप बढ़ाना चाहते हैं, अगर वेपर प्रेशर में जो कमी हो रही है इसको बढ़ाना चाहते हैं, मतलब आप चाहते हैं कि ये वेपर प्रेशर जो है वो और इसमें जो कमी हो रही है वो और बढ़ जाए, मतलब वेपर प्रेशर और कम हो जाए और कम हो जाए और कम हो जाए। वेपर प्रेशर में कमी जो है अगर आप इसको बढ़ाना चाहते हैं तो फिर आप क्या करें, सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन को बढ़ा दें, सॉल्यूट जो है उसके अंदर उसके मोल फ्रैक्शन को बढ़ा दें। इस सोल्यूशन के अंदर सॉल्यूट के जो मोल्स हैं उसकी तादाद में इजाफा कर दें, वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन जो है उसके अंदर जो कमी है वो बढ़ जाएगी। मतलब जितना ज़्यादा जो है वो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट होगा, जितना ज़्यादा जो है वो मोल होंगे सॉल्यूट के, उतना ज़्यादा ही आपको कमी देखने में आएगी वेपर प्रेशर में, ठीक है भाई। ये तो सेकंड फॉर्म ऑफ राउल्ट्स लॉ हो गया। अब यहाँ पर बाइनरी सोल्यूशन, इसकी डेरिवेशन करते हैं। बाइनरी सोल्यूशन जो होता है वो क्या होता है, बाइनरी सोल्यूशन वो होता है जिसमें एक सॉल्वेंट होता है और एक ही सॉल्यूट होता है, ठीक है ना। आप एक सॉल्वेंट के अंदर एक से ज़्यादा सॉल्यूट जो है वो भी डाल सकते हैं। आप पानी लिया है आपने, उसमें आपने नमक डाल दिया, उसी में आपने चीनी भी डाल दी, उसी में आपने ग्लूकोज भी डाल दिया, उसी में आपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी डाल दिया, उसी में आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड भी डाल दिया, मतलब एक ही पानी के अंदर 5 सॉल्यूट डाल दिए, ठीक है। तो
सॉल्यूट तो जितने चाहें आप डाल लें। बाइनरी सोल्यूशन जो है उसको कहा जाता है जिसमें एक तो सॉल्यूट होता है, वन सॉल्यूट, सिर्फ एक ही सॉल्यूट होगा और एक सॉल्वेंट होगा। आपको याद है मोल फ्रैक्शन जो है जिसको हम कैपिटल एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, ये मोल फ्रैक्शन किसके बराबर होता है? मोल फ्रैक्शन जो है वो बराबर होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो x1 जो है ये मैंने लिखा हुआ है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ भी लिख देता हूँ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, और x2 जो है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो आपको याद है कि इसका जो सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन और सॉल्यूट का जो मोल फ्रैक्शन निकलता है वो हमेशा किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। इसका अगर हम सम करेंगे तो किसके बराबर होगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ये किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। ठीक है, इसी को आगे लेके चलें तो फिर यहाँ पर अगर मैं x1 को वहाँ पे ले जाऊँ तो ये बनेगा x2 इज इक्वल टू 1 माइनस x1, 1 माइनस x1। अब इसको मैं पुट करूँगा इस इक्वेशन के अंदर, ये इक्वेशन 1 है हमारी फर्स्ट फॉर्म वाली, पुट। तो इसमें देखें x1 ये रहा, तो ये p जो है वो किसके बराबर हो जाएगा? p नॉट, ब्रैकेट में हम इसको ले आएंगे, x2 किसके बराबर है? 1 माइनस x1 के। ठीक है भाई, यही पी नोट जब बारी बारी इससे मल्टीप्लाई होगा, ये पी नोट 1 से मल्टीप्लाई होगा तो पी नोट हो जाएगा माइनस पी नोट x1 इज इक्वल टू पी। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं ये याद रखें, ये माइनस जो है ये इस पी नोट x1 के साथ है। अगर मैं इस पूरे के पूरे को उठा के इक्वल के साइन के इस साइड पे लेके आऊँ, इस p के साथ लेके आऊँ, तो ये क्या हो जाएगा? ये माइनस पी नोट x1 प्लस पी नोट x1 हो जाएगा। और इस प्लस p को अगर मैं यहाँ लेके आऊँगा तो ये प्लस का p जो है, इसका प्लस छुपा हुआ है, यहाँ आने के बाद ये माइनस का हो जाएगा। तो इसकी शक्ल कुछ इस किस्म की बनेगी, p नॉट x1 बराबर हो जाएगा किसके? p नॉट प्लस 1 के, प्लस p के। समझ आ रही है बात? ये सिचुएशन भी इसकी बन सकती है, लेकिन हमें ये वाली सिचुएशन नहीं बनानी, हमें इसकी दूसरी सिचुएशन बनानी। जगह थोड़ी है, मैं ज़रा ऊपर कर लूँ, यहाँ जगह बनाता हूँ, वरना समझ में नहीं आएगा फिर आपको। यहाँ से भी मिटा दूँ ज़रा इसको। ठीक है भाई, यहाँ से मैंने शुरू किया इसको और यहाँ तक आया हूँ। अब यहाँ से देखें, इसको मैं दोबारा इसी तरह ऊपर पहले लिख रहा हूँ। ठीक है, पी नॉट माइनस पी नॉट x1। ठीक है भाई, तो सबसे पहले मैं इसको यहाँ लेके आऊँगा, तो ये हो जाएगा p प्लस पी नॉट x1 इज इक्वल टू पी नॉट, और ये p को जब मैं यहाँ लेके आऊँगा तो ये हो जाएगा पी नॉट x1 इज इक्वल टू पी नॉट माइनस p, ये हो जाएगा। ठीक है भाई, पी नॉट माइनस पी। अच्छा, ये हमारे पास क्या है याद करें, ये है वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट, ये रहा वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट। ये क्या है हमारे पास? वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन। इसका डिफरेंस जो हम निकालेंगे ना, तो इसका डिफरेंस ये बनेगा डेल्टा पी। आपको पता है ना, चेंज आएगा ना इसके अंदर, तो ये चेंज के लिए हम डेल्टा लेते हैं, डेल्टा पी। ठीक है भाई, और ये जो अब शक्ल हमारे पास आई है, इसको मैं थोड़ा सा घुमा दूं इस तरह से, इसको इधर ले आऊं, इसको इधर ले आऊं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पी नॉट x1, ये जो हमारे पास आई है शक्ल, ये हमारे पास क्या है? ये सेकंड फॉर्म ऑफ राउट्स लॉ, सेकंड फॉर्म ऑफ
राउल्ट्स लॉ, इसको भी लिख लीजिए अपने पास, ठीक है। थर्ड फॉर्म ऑफ राउल्ट्स लॉ की तरफ चलते हैं, जो कि इसी से बनेगा, थर्ड फॉर्म ऑफ राउल्ट्स लॉ। लेकिन थर्ड फॉर्म पे जाने से पहले इसको हम बोलेंगे क्या, ये लिखा हुआ जो आपके सामने है ये है क्या? इसको हम नाम देंगे थर्ड फॉर्म ऑफ राउल्ट्स लॉ, बल्कि ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। लोअरिंग द वेपर प्रेशर, ये क्या है, ये डेल्टा पी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? लोअरिंग द वेपर प्रेशर, लोअरिंग द वेपर प्रेशर, ठीक है। डेल्टा पी लोअरिंग द वेपर प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है सेकंड फॉर्म के मुताबिक। अब चलते हैं यहाँ थर्ड फॉर्म जो है, थर्ड फॉर्म ऑफ राउल्ट्स लॉ। थर्ड फॉर्म ऑफ राउल्ट्स लॉ इसी से रिलेटेड है, ठीक है भाई। इसी में हम सिर्फ इस पी नॉट को इस साइड पे ले आएंगे, तो ये हो जाएगा डेल्टा पी अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू x2 सॉरी यार, ये x2 चलता हुआ आ रहा था ना, डेरिवेशन में, सॉरी ये x2 है यार, गर्मी बड़ी शदीद हो रही है, ठीक है। तो इस वजह से मेरा भी दिमाग थोड़ा सा आउट हो रहा है। ये x2 है, करेक्शन कर लीजिएगा, ये x2 है। बस वीडियो ख़त्म करते हैं इसको, थर्ड फॉर्म इसकी ले लें। तो ये हमारे पास जो है ये थर्ड फॉर्म है, ये जो आपको नज़र आ रही है, इसको हम बोलेंगे क्या, इसके अंदर ये डेल्टा पी अपॉन पी नॉट जो है, इसको हम कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब इस बात का ध्यान रखिएगा आप, अगर वो आपसे बोल रहा है वेपर प्रेशर फाइंड आउट कीजिए, फर्स्ट फॉर्म को यूज़ करें। अगर वो कह रहा है लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर को फाइंड आउट कीजिए, सेकंड फॉर्म को यूज़ करें। और अगर वो आपसे कहता है कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर फाइंड आउट कीजिए, तो इसका मतलब थर्ड फॉर्म को आप यूज़ करेंगे। ये तीन फार्मूलाज हैं, ज़रा ध्यान से इसकी, ये आगे एग्जाम्पल्स भी आ रही हैं, ठीक है, वो भी मैं करवाऊँगा अगली वीडियो के अंदर। लेकिन आपको ये बात, प्रॉब्लम जब पढ़ रहे हो ध्यान से पढ़ना कि वो आपको पूछ क्या रहा है, वेपर प्रेशर का बोल रहा है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का बोल रहा है, या रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की बात कर रहा है, ठीक है भाई। ये भी हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट की तो बात हो गई। अब ज़रा राउल्ट्स लॉ को एक और केस में हम देख लें, जिसके अंदर हम जो है वो लिक्विड्स ले रहे हैं, दोनों के दोनों, और दोनों के दोनों लिक्विड्स जो हैं वो वॉलेटाइल हैं। ये बात याद रखिए, दोनों लिक्विड्स को, भाई मिक्स सोल्यूशन बनाने के लिए हम लिक्विड और लिक्विड को भी तो ले सकते हैं, ये बात जहन में रखिएगा। ये टू लिक्विड्स का सोल्यूशन है, टू लिक्विड्स का ये सोल्यूशन है, दोनों वॉलेटाइल हैं। ये लिक्विड 1 है और ये लिक्विड 2 है। एक ही जगह पर आप इनको, एक ही बीकर के अंदर जब आप इन दोनों लिक्विड्स को रखेंगे, दोनों लिक्विड्स को एक ही बीकर के अंदर जब रखेंगे, तो यहाँ पर ये लिक्विड 1 जो है इसके भी वेपर्स बनेंगे, लिक्विड 2 जो है इसके भी वेपर्स बनेंगे। तो क्या इस सिचुएशन के अंदर जब दोनों ही लिक्विड्स हैं, दोनों के ही वेपर्स बनेंगे, तो राउल्ट्स लॉ हमें हेल्प करेगा, बिल्कुल हेल्प करेगा। लेकिन यहाँ पर फिर पार्शियल प्रेशर का कॉन्सेप्ट आएगा, पार्शियल प्रेशर, ठीक है ना। और फिर इन दोनों लिक्विड्स के प्रेशर को हम लेंगे, तो फिर टोटल प्रेशर जो है वो हमारे पास आ जाएगा। इसके लिए सबसे पहले हम ये शुरू वाला जो है T0 x1, अगर आपको याद हो ये फर्स्ट फॉर्म है राउल्ट्स लॉ की, इसी को यहाँ पर लेंगे हम, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ राउल्ट्स लॉ, इसी को यहाँ पर हम लेंगे। अब यहाँ पर हमें ज़रूरत पड़ेगी मोल फ्रैक्शन की। मोल फ्रैक्शन हमें इसके भी चाहिए, मोल फ्रैक्शन हमें इसका भी चाहिए, ठीक है। अब इसका भी प्रेशर चाहिए, इसका भी प्रेशर चाहिए। ये भी सॉल्वेंट है और ये भी
सॉल्वेंट है। तो यहाँ पर इसके लिए ए और बी को हम यूज़ करेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा पी ए बराबर है पी नॉट ए और एक्स ए। यहाँ पर क्या हो जाएगा, पी बी बराबर है पी बी पी नॉट और एक्स बी। ठीक है भाई, अब उसके बाद फिर हम इसका अलग अलग प्रेशर निकालेंगे। ये प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है। याद रहे पी ए जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है पार्शियल प्रेशर ऑफ लिक्विड 1 और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पी बी पार्शियल प्रेशर ऑफ लिक्विड 2। और इसके बाद जो पीटी आएगा, पीटी ये क्या है, ये टोटल प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है। टोटल प्रेशर के लिए पार्शियल प्रेशर्स लेंगे, अगर दो लिक्विड्स हैं तो पी ए प्लस पी बी हो जाएगा, और अगर इससे ज़्यादा हैं तो डॉट 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 करके आप इसको आगे भी ले जा सकते हैं। तो टोटल प्रेशर अगर आपको फाइंड आउट करना है दो लिक्विड्स का, या दो से ज़्यादा अगर लिक्विड्स भी हैं, तो इनके पार्शियल प्रेशर्स जो हैं वो आपको लेने पड़ेंगे। और इनके पार्शियल प्रेशर्स अगर आपको फाइंड आउट करने हैं तो फिर मोल फ्रैक्शन आपको चाहिए लिक्विड 1 का, मोल फ्रैक्शन आपको चाहिए लिक्विड 2 का। ठीक है, प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन आपको चाहिए, प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन आपको चाहिए। तो इस तरह से ये जो है मामला हल हो जाएगा। ये थर्ड फॉर्म है। ठीक है भाई, अब जो है यहाँ पर सेल्फ असेसमेंट देख लेते हैं। तीनों फॉर्म्स हो गई राउल्ट्स लॉ की, और ये स्पेशल केस भी हमने देख लिया जिसमें बाइनरी सोल्यूशन में दोनों लिक्विड्स हैं, बाइनरी सोल्यूशन में दोनों लिक्विड्स हैं। अच्छा, सेल्फ असेसमेंट देख लेते हैं। सेल्फ असेसमेंट आसान सा है, 1 मिनट लगेगा इस सेल्फ असेसमेंट के अंदर। ये सेल्फ असेसमेंट आपको बोल रहा है भाई पेज नंबर 207 पे, वाई इज़ द वेपर प्रेशर ऑफ एन एक्वस सोल्यूशन इज़ लोअर देन प्योर वाटर। क्यों जो है वेपर प्रेशर एक्वस सोल्यूशन का कम है प्योर वाटर के मुकाबले में। आसान सी बात है, राउल्ट्स यही तो कहता है एक्वस सोल्यूशन है, इसका मतलब उसमें सॉल्यूट मौजूद है, और सॉल्यूट नॉन वॉलेटाइल है, और डेफिनेटली ये जो सॉल्यूट मौजूद है सोल्यूशन में, ये इस सोल्यूशन के वेपर प्रेशर पर असरअंदाज होगा, इसको कम करेगा। ठीक है, और प्योर वाटर जो है वहाँ पर प्योर वाटर का मतलब कोई सॉल्यूट है ही नहीं, तो इसका मतलब यहाँ पर कोई हाइंड्रेंस भी नहीं है, कोई परेशानी भी नहीं है। ठीक है, दूसरा जो है अंडर व्हाट कंडीशंस डज राउल्ट्स लॉ इज़ एप्लीकेबल। कौन सी शराइत के तहत राउल्ट्स लॉ जो है वो एप्लीकेबल है कि भाई ये शर्तें रखेंगे तो राउल्ट की कही हुई बात सही हो जाएगी। आसान सी बात है, उसने 2 शर्तें बताई हैं। पहली बात कि ये सोल्यूशन के अंदर जो आप सॉल्यूट लेंगे ये नॉन वॉलेटाइल होना चाहिए, और जो सॉल्वेंट लेंगे वो वॉलेटाइल होना चाहिए। ठीक है भाई, आगे एग्जाम्पल है हमारे पास 2 एग्जाम्पल्स 10.6 और 10.7। इसको इंशाल्लाह पार्ट 10 में जो है वो कवर करेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।